अशुद्धि, ग्राही मतलब होता है एक्सेप्टर, मतलब जब आप होल्स की बात कर रहे हो। तो होल्स वाले कौन होते हैं बच्चों? बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला। बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला। तो आप देख लीजिए ग्राही ये सारे। तो गाजर कौन है? ये रही, एक तो ये रहा, और आलू का एस होता है क्या? आर्सेनिक, हाँ एस ही होगा, दो ही। बाकी एंटीमनी और फास्फोरस जो है वो हमारे पास पेंटावेलेंट टाइप के होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें इसका फिगर और बनाना अपने को, तो अभी बना के आए थे पीछे, जड़ बना दीजिए और कुछ नहीं, खत्म। लो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पीएन संधि डायोड किसको कहते हैं वो आप सब जानते हो, तो उसको अपन नहीं करवाएंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जेनर डायोड का वोल्टता नियमन, यानी वोल्टता स्थायीकरण के रूप में परिपथ चित्र बनाइए व इसकी कार्यविधि समझाइए। ये हमारे पास आया हुआ है यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो जेनर डायोड जो है वोल्टता नियंत्रक की तरह यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जेनर डायोड है वो हमारे भंजन क्षेत्र में कार्य करता है, जहां पे विभवांतर या विभव जो है नियत रहता है। तो देखो लिखा है, इसका डायग्राम सिंपल है। अपन क्या करते हैं, जेनर डायोड अपन ले रहे हैं, उसके सीरीज में, उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसको आरएस बोलते हैं। नाम ही इसका आरएस इसलिए क्योंकि सीरीज रेसिस्टेंस है। और एक हमारे पास ऑब्वियसली लोड रेसिस्टेंस जो हमारे पास, जिसके ऊपर अपने को वोल्टेज चाहिए। तो देखो लिखा है, एसी से प्राप्त वोल्टता को श्रेणी प्रतिरोध से के साथ जेनर डायोड से चित्रानुसार पश्च आबिनति करके जोड़ा जाता है। तो ये जेनर डायोड है, जो आपको आगे से वोल्टेज मिला है, आगे से जो आपको एसी से वोल्टेज मिला है वो आप किस पे डालोगे? आरएस। आरएस जिसके साथ कौन कनेक्टेड है? जेनर डायोड कनेक्टेड है, ठीक है ना। इसके बाद जब धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो उस केस के अंदर जो श्रेणी प्रतिरोध वाला, जो श्रेणी क्रम के अंदर जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसके सिरों पे विभवांतर बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा तो इसके लिए श्रेणी क्रम से जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, जो प्रतिरोध विभव का पतन होने वाला, ध्यान से सुनना, जब धारा बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है, धारा बढ़ रही है तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर या विभव पतन भी बढ़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली जेनर डायोड के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर वोल्टेज, जैसे मान लो जेनर डायोड मेरा 5 वोल्ट पे काम करता है, तो 5 वोल्ट से ज्यादा जैसे वोल्टेज एक्सीड करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली कौन के एब्जॉर्ब कर लेगा? ये श्रेणी प्रतिरोध में लगा हुआ प्रतिरोध। जब धारा का मान नीचे की तरफ गिरता है तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन अपने आप कम हो जाता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किसको प्रोवाइड करवा देता है? जेनर डायोड। अगर धारा बढ़ेगी तो जो भी हमारे पास धारा आ रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ विभवांतर का लॉस हो जाएगा और नीचे कम प्रोवाइड करवाएगा जितनी इसको चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 7 वोल्ट आ गई, लेकिन मुझे तो 5 वोल्ट ही देनी है, उसको 2 वोल्ट खुद एब्जॉर्ब कर ले, एक तरीके से समझ लो। मान लो आने वाली वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट का 5 वोल्ट उसको दे देगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। देखो लिखा भी यहाँ पे, जब धारा का मान बढ़ता है तो श्रेणी प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर बढ़ता है। अगर धारा घटती है तो श्रेणी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी घटता है, किंतु दोनों स्थितियों में जेनर डायोड के सिरों पर विभवांतर नियत रहता है। फलस्वरूप लोड प्रतिरोध के सिरों पर भी हमें वोल्टेज कैसा मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। यही जो है हमारे जेनर डायोड का वर्क होता है, ठीक है ना, उसने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रवर्धक किसे कहते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाइए व इसकी क्रियाविधि भी लिखिए। ये अगेन हमारे यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। प्रवर्धक क्या होता है बच्चों? एक ऐसी युक्ति जो क्षीण निवेशी संकेतों के वोल्टता या धारा में वृद्धि कर दे। मतलब बहुत कम सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं, काफी वीक सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं, और उसको क्या करेगा? एम्पलीफायर कर देगा। जैसे हमारे पास स्पीकर होता है तो वो ये तो करता है, जो लो सिग्नल्स होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, माइक में बोल रहा हूँ, तो माइक में बोलने के बाद स्पीकर क्या कर देता है? उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तो वो भी एक तरीके का प्रवर्धक ही है, ठीक है ना। बाकी अपने वायर्स पे देखे होंगे ऐसे टिफिन बॉक्स लगे हुए होते हैं, वो एक्चुअली एम्पलीफायर्स होते हैं जो आगे से आने वाले सिग्नल्स को वो करते हैं, इनहेंस करते हैं। तो ये एक ऐसी युक्ति होती है जो क्षीण निवेशी संकेतों को बहुत अधिक आयाम वाले संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। आप एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करके आप प्रवर्धक कैसे बनाओगे? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों, एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनता है ना ये। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है, इसमें अपने पास एक प्रतिरोध लगा अपन ने आरबी, एक बैटरी लगाई है वीई, यहां पर हमारे पास एक प्रतिरोध है आरएल, उसके साथ एक बैटरी लगी वीसीसी। ये तो ये वाले दो पार्ट हो गए येलो कलर में। इनपुट सिग्नल के लिए आपने वीआई लगा रखा है, साथ में हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। कैपेसिटर क्या करेगा? अगर हमारे पास कोई एसी सिग्नल्स आ रहे हैं तो सॉरी कोई डीसी सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा, डीसी को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है ना।
तो ये सिर्फ एसी सिग्नल लेने के लिए बना है। तो एसी सिग्नल इनपुट की तरह लेगा, निवेशी की तरह लगेगा, और आउटपुट में भी आपको आपका क्या बोलते हैं एसी सिग्नल से प्रोवाइड करवाएगा। तो देखो लिखा है ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में जोड़ा जाता है, जहां पे बी व ई को अग्र बायसित करते हैं, वही ऑब्वियस सी बात है, बेस और इमीटर को अपन ने अग्र बायसित करा है, और ई और सी को रिवर्स बायस यानी पश्चिम विनिति में जोड़ा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, निवेशी संकेतों के साथ एक कैपेसिटर सीआई जोड़ देते हैं जो कि वी से उत्पन्न धारा को के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करती है। पर मान लो जैसे धारा पीछे आने की कोशिश करेगी, बैक जाने की कोशिश करेगी, तो ये कैपेसिटर वापस धारा को पीछे जाने नहीं देगा, बोलेगा तू आगे जा। समझ रहे हो, हमने ये बैटरी लगा रखी है ना, इस बैटरी का काम है धारा उत्पन्न करना। अब धारा उत्पन्न करेगी तो धारा तो पीछे भी जा सकती है क्योंकि नोड है, तो नोड से धारा तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन जैसी धारा इधर जाने की कोशिश करेगी वैसी कैपेसिटर क्या कर लेगा, उस धारा को रोक लेगा, यहाँ पर नहीं जा सकती तो आगे जा। ठीक है, तो धारा को ना चाहते हुए इसी सर्किट में फ्लो करना पड़ेगा, ना कि पीछे वाले सर्किट में। तो यहाँ पे कैपेसिटर का काम है। ठीक है, अब अपन ने क्या करा था बच्चों, इस लूप के अंदर केवीएल लगा दिया था। ठीक है, सबसे पहले अपन ने वी लिया था, वी के बाद अपन ने IB/RB लिया था, क्योंकि यहाँ पर धारा कौन सी बह रही है, ऑब्वियसली IB, तो IB/RB। ठीक है ना, हमारी धारा की दिशा और इसकी धारा की दिशा सेम है, इसलिए इसको लेंगे नेगेटिव। तो हमारे पास आया था VEE पॉजिटिव का माइनस IB/RB नेगेटिव का, क्योंकि हमारी दिशा इसकी दिशा सेम है। फिर VEB और कुछ बचा ही नहीं इसमें, बराबर 0। देखो ये इक्वेशन कहाँ गई, ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज हमारा हो गया। इसमें जो अपन चेंज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, तो इसके अंदर अपन परिवर्तन निकालेंगे। तो इसमें V में परिवर्तन जो 0 आएगा क्योंकि बैटरी का वोल्टेज नियत है, तो ये हमारे पास उड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका काम नहीं है। फिर सिर्फ बचेगा डेल IB/RB और डेल VEB, क्योंकि इसमें चेंज कितना है 0। तो हमारे पास ये इनपुट की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, अब VB की मान की बात अगर मैं करूं तो वो IB/RB की तुलना में काफी कम है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन हमारे पास बचेगी, वो बचेगी डेल IB/RB, क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप अपने को यहाँ पे मिल रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये काफी कम है। तो VEB ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस इक्वेशन में। ठीक है ना, ऐसे अपन ने लूप दूसरा वाला लिया था, इसमें भी सेम प्रोसीजर से अपन चले थे। अगर अपन मान लो यहां से चलते हैं तो VEC प्लस ICRL और माइनस VCC, ये लिखा। ठीक है, इसके अंदर V आउटपुट वोल्टेज अपने को चाहिए, डेल VE निकालोगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो नियत रहता है। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल हो गया, डेल ICRL। अब अपने को निकालना है प्रवर्धक गुणांक की, मतलब वोल्टेज कितना बड़ा, तो आउटपुट को इनपुट से भाग दे दो, अपने को पता पड़ जाएगा कितना क्या बोलते हैं आवर्धित हुआ है। तो धारा लाभ के लिए आउटपुट करंट जो है IC अपॉन इनपुट करंट जो है IB, ये रहा। वोल्टता लाभ के लिए आउटपुट वोल्टेज जो है डेल V0 और अपॉन इनपुट के लिए डेल VI, ये लिखा। ठीक है ना, इसमें डेल IC IB को अपन बोलेंगे बीटा, तो हमारे पास वोल्टता लाभ हो जाएगा माइनस का बीटा RL अपॉन RB। इसमें नेगेटिव का साइन अपने को क्या बता रहा है, अच्छा बीटा टाइम्स, मतलब हमारा संकेत देखो, हमारे जो संकेत है वो बीटा गुना बढ़ गया, और मैंने आपको बताया था बीटा का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला किसी सर्किट के लिए बीटा का मान है 100, तो हमारा संकेत 100 गुना आवर्धित हो जाएगा। किसी सर्किट के लिए बीटा का मान 1000, तो हमारा सर्किट जो भी हमारा सिग्नल है वो 1000 टाइम जो है उसकी आवर्ती बढ़ जाएगी, सॉरी आयाम बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पे नेगेटिव का साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंगित करता है कि अगर सिग्नल ऐसा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, 180 डिग्री का उसके अंदर कलांतर आ जाएगा। तो एग्जाम में इससे ज्यादा मत लिखना, पहले बोल रहा हूँ, जितना जरूरी था वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एग्जाम में इससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना। ये एग्जाम में 5 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो जितना पूछा है उतना ही लिखे, ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। आगे आ जाइए, पीएन संधि में अवक्षय परत क्यों बन जाती है और उपयुक्त आरेख की सहायता से व्याख्या कीजिए। अवक्षय परत की चौड़ाई पर प्रभाव क्या पड़ेगा अगर अग्र अभिनति और पश्चात अभिनति हो। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पीएन संधि में आपको पता है अवक्षय परत क्यों बनती है। जब अपन पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो पी प्रकार के अंदर जो होल्स है वो कहाँ की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, एन की तरफ, और एन से इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, पी की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पुनर्संयोजित होकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, आयंस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे होल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन होल्स में क्या हो गए बच्चों, रिकंबाइन हो गए, ठीक है ना, पुनर्संयोजित हो गए। तो यहां पर ये क्या बना लेंगे,
इससे आयन बना लेंगे। ऐसे ही n की तरफ जो होल्स अगर यहाँ पे पहुंचे तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन में जाकर के समाहित हो जाएंगे और यहाँ पे वापस आयन बना लेंगे। और ये जो आयन होते हैं बच्चों, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स वापस गति नहीं कर पाते, इसको अपन अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है ना, अवक्षय परत का निर्माण इसी तरीके से होता है। बाकी नोट्स में आपका अच्छे से लिखा ही है डिटेल में, बस आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, जब अपन n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो p प्रकार से होल n प्रकार के और n प्रकार से इलेक्ट्रॉन p की तरफ गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे में पुनर्संयोजित होते हैं तो आयंस बनाते हैं, और ये आयन जो होते हैं अगतिशील होते हैं। इन आयंस की वजह से जंक्शन पर, इनका जंक्शन है, जंक्शन पर एक परत बन जाती है जो इलेक्ट्रॉन और होल्स को आगे गति नहीं करने देती। इस परत को अपन अवक्षय परत बोलते हैं। बस अवक्षय परत क्यों बनती है, खत्म। आरेख अपन ने बता दिया, डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर देंगे। अवक्षय परत की चौड़ाई अग्र अभिनति के अंदर घटती है और पश्च अभिनति पे बढ़ती है। तो कैसे चेंज होती है, इसमें तो घटेगी और इसमें बढ़ेगी, बस खत्म। ये आया था आपके, मानो कि नहीं, आप 3 नंबर में आया था यूपी बोर्ड में प्रश्न, इतना सा लिखने का। चलिए, ऊर्जा बैंड के डायग्राम के आधार पर चालक, कूर्चालक और अर्धचालक के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है चालक के अंदर तो क्या होगा आपका, चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ओवरलैप करेंगे। ठीक है ना, आपका क्या है, चालन बैंड संयोजकता बैंड और ऊपर वाला चालन बैंड। और ये क्या हमारा चालन बैंड। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर ली। किस डायग्राम है चालक का। कुचालक के बारे में बात करें तो कुचालक के अंदर ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है Eg, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तक नहीं पहुंच पाता, चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाता। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहते हैं। ये हमारा कौन सा बैंड है, संयोजकता बैंड, और ये हमारा चालन बैंड। किसका डायग्राम है ये, कुचालक का। लास्ट अपन देख लेते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक में रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजकता बैंड से किस में चले जाते हैं, चालक बैंड में। तो जब वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं तो वो संयोजकता बैंड में कुछ होल छोड़ के जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मेंशन कर देना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल को। ठीक है, चाहो तो एग्जांपल लिख देना। जैसे हमारे पास जर्मेनियम जो होता है उसके लिए जो Eg का मान होता है वो 0.7 होता है, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए, आई होप सबको क्लियर है, बस 1 सेकंड के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, इसका चित्र बनाइए, विवरण कीजिए, फालतू की बातें। फिर वापस नीचे वो लिखा प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, इसका महत्व बताइए और ब्ला ब्ला ब्ला।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको अपन एलईडी भी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड भी बोलते हैं, ये फोटो डायोड की अपोजिट सिद्धांत पर आधारित होता है। फोटो डायोड क्या करता है, जो आने वाली लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रकाश में कन्वर्ट करने का काम करता है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल सा डायग्राम हमारे पास बन गया। जब चालन बैंड के न्यूनतम ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर का होल आपस में पुनर्संयोजित होता है, होगा क्या, संयोजकता बैंड में कौन बैठा है, होल, चालन बैंड में कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन। जब वो पुनर्संयोजित होंगे तो उनके पुनर्संयोजित होने की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी प्रकाश के रूप में, फोटॉन्स के रूप में, वही आपको बाहर निकलती हुई दिखती है। ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। संयोजकता बैंड से होल और चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो देखो लिखा है, जब चालन बैंड से न्यूनतम ऊर्जा स्तर का, सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बैंड में सबसे ऊपर उच्चतम ऊर्जा स्तर का होल आपस में पुनर्संयोजित होते हैं, तो बैंड अंतराल Eg के बराबर या उससे प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसके लिए अपमिश्रित अर्धचालकों जैसे गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट का यूज करते हैं या गैलियम आर्सेनिक का यूज करते हैं। रेड कलर के लिए मैंने आपको बताया था, रेड कलर का एक एग्जांपल चाहो तो डाल देना, जैसे कि रेड कलर के लिए जो पदार्थ होता है वो GaAs के अंदर आता है 0.4 और P के अंदर आता है 0.6, इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसने बोला है कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मैंने आपको बताया था। एलईडी जो होती है, अगर मैं कमर्शियल लैंप से, मतलब नॉर्मल लैंप से इसको कंपेयर करूं तो ये लंबे टाइम तक चलती है, कम वोल्टेज पे काम करती है। ठीक है ना, इसका यूज अपन बहुत सारी जगह करते हैं, अलार्म, बर्गलर अलार्म में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा चोर से बचने वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर इसका यूज करते हैं, लाइटनिंग में इसका यूज करते हैं, नॉर्मल जो लैंप्स होते हैं उसकी जगह इसका यूज करते हैं। इससे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन, लेकिन इसने नहीं पूछा, इतना लिख करके छोड़ देंगे, दैट्स इट। ओके, ये आ जाइए, अच्छा प्रश्न है, ये एक न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, इसमें अपने को बोला है 3 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें धारा का मान ज्ञात करना है, और साफ साफ बोला हुआ है कि डायोड आदर्श है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लिखा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ, मतलब ये डायोड पश्च अभिनति में, और पश्च अभिनति में वो धारा को, करंट को फ्लो नहीं करता, स्विच आपका क्या है, ऑफ है। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अग्र अभिनति में, मतलब ये धारा जो है उसको फ्लो करने देगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पश्चिम अभिनति मतलब खुला परिपथ है तो हमारा जो परिपथ है कुछ इस तरीके का बन जाएगा, बाकी सब बेकार है। ये 5 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, बस आपसे इतनी ही चीज इसमें वेरीफाई करवाना चाहता है कि आपको पता है कि अग्र अभिनति में वो स्विच ऑन की तरह बिहेव करता है और पश्चिम अभिनति में स्विच ऑफ की तरह। तो D1 किस में है, पश्चिम अभिनति में, मतलब वो धारा को आगे जाने नहीं देगा, और D2 किस में, अग्र अभिनति में, स्विच ऑन। तो नॉर्मल जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसा ही है। कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 5 और 3 8, क्योंकि श्रेणी क्रम में। V कितना है हमारे पास, 12 वोल्ट। I कैसे निकालोगे, V/R तुल्य। V कितना हमारे पास, V 12, ये कितना है 8, 4 3 12, 4 2 8, धारा आ गई 1.5 एम्पियर। तो 3 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी थी, तो दोनों में से सेम ही धारा प्रवाहित होगी, जो है हमारे पास कितनी, 1.5 एम्पियर, खत्म। इतना सा है, और मानो कि नहीं प्रश्न कितने नंबर में आया था, मानो चाहे ना मानो, ये प्रश्न 3 नंबर में आया था। 4 स्टेप करने के 3 नंबर मिलेंगे तुम्हें फ्री फोकट के। ठीक है, लास्ट तो क्या यार, वन शॉट बेटा, और किस चैप्टर का चाहिए, किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए बताओ। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर का तो मैंने डाल दिया ना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया था तुम्हारे 5 नंबर में, नहीं 3 नंबर में, सॉरी लिखा है देखो साइड में, ये 3 नंबर में आया प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें धारा इससे ऐसे जा रही है, इसमें धारा एंटर कर रही है, अगर इसमें धारा एंटर कर रही है तो ध्यान से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब इसमें धारा बहेगी नहीं। I1 का मान हो गया 0, क्योंकि ये क्या है, ये तो पश्चिम अभिनति में है, I1 का मान हो गया सीधा सीधा 0। ये अग्र अभिनति में, इसमें धारा बहेगी नो डाउट, ये भी अग्र अभिनति में, मतलब ये इसमें भी धारा बहेगी, तो इसमें तो भूल जाओ फर्स्ट वाले में। तो आपका इफेक्टिव डायग्राम कुछ इस तरीके का बना,
डायोड को भूल जाओ, डायोड गए। इस तरीके का सर्किट है, इसमें एक तो है 50 ओम, एक है 150 ओम और एक है 100 ओम, और ये हमारे पास हो गए 20 वॉट। ये आपका I है, ये आपका I2 है और ये आपका I3 है। I1 में तो धारा जाएगी नहीं। अच्छा, इनको प्रतिरोध को नाम दे देते हैं, R1 है, R2 है और R3। ध्यान से देखिए सर, तीनों का समांतर क्रम में मत कर देना, सबसे पहले ये दोनों समांतर क्रम में आएंगे, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं R2 3। समांतर क्रम में होता है R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, और नहीं करना तो 1 अपॉन R करके कर लो, एक ही बात है। 50 इंटू 150 और नीचे आ जाएगा 200, 4 बार कैंसिल, इसको से कैंसिल करो, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12 बचा कितना 3, 4 7 28, 4 5 20, 37.5 हो। सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का बना। ये R1 है, 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये R23 आ गया हमारे पास जो है 37.5 हो, ठीक। तुल्य प्रतिरोध कितना आया, R23 प्लस R1, मतलब 37.5 प्लस 100। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, तो 3 नंबर तो बनते हैं इसके। 137.5 ओम आ गया हमारे पास। हमें चाहिए धारा, I किसके बराबर हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है हमारे पास, कितने वोट की बैटरी लगी है, 20 वोट की बैटरी लगी, और हमारे पास 137.5। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर आ जाएगा 200, 25 चौक 100, सॉरी 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125, बचा कितना 12, 25 पंजे 125, तो करीब आंसर आया 8/55 एम्पियर। पर इसने अपन से I नहीं पूछा, इसने तो I1 I2 I3 पूछा है, तो I1 I टोटल I तो आ गया। अभी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप आराम से निकाल सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार। इतनी कैलकुलेशन करे बगैर भी हो जाता हमारा काम, मूर्खता करी मैंने बहुत बड़ी। इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप V2 है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा करंट का, V अपॉन R लगाते अपन, 20/50 करते, 2/5 आता, और यहाँ पे करते तो 2/15 आता, 2/50 प्लस 2/15, ये तो आएगा नहीं, एलसीएम आ जाता 15। देखो ये देखो सर प्लीज क्लास पढ़ाने दो यार। सर क्या, खुशबू तो सुन लो। नहीं सर, मेरे गरम गरम वड़ा पाव सर। नहीं सर, मुझे नहीं सूंघनी सर। वाह सर क्या मस्त है सर, मेरे को पसंद ही नहीं है। अब आप कितना ही मजा करते रहो, मुझे पसंद नहीं है। यहाँ तक सबको आया क्या, खुशबू आ गई सर सबको। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताओ सबको। ये हमारे पास कुल धारा का मान आ गया। अब कुल धारा 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, I2 और I3 में, तो अब धारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, धारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, I2 अपॉन I3 किसके बराबर हो जाएगा, R3 अपॉन R2। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध के उल्टे से होते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब से I2 अपॉन I3 बराबर हो गया हमारे पास, R3 का मान है 150, इसका मान है 50, आंसर आएगा 3/1, यानी I2 और I3 का अनुपात आ गया 3:1। तो अगर मुझे I2 का मान ज्ञात करना है तो 3/4 होगा, किसका, कुल धारा का। 3/4, कुल धारा कितनी है हमारे पास, 8/35। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 6/35। I3 निकालना है तो हो जाएगा हमारे पास
1/4 ऑफ I 8/35, आंसर आ जाएगा 2/35। ये लो आंसर आ गया। और I1 का तो मैं बता ही चुका हूँ 0 है। ध्यान से सुन लेना, हमने पढ़ा है I जो होता है वो R की व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए I2 और I3 का अनुपात किसके बराबर होगा? उनके ऑपोजिट प्रतिरोध यानी R3 और R2 के अनुपात के बराबर होगा। R3 का मान था 150, इसका मान था 50। सॉल्व करा, अनुपात आ गया 3:1। अब मुझे I2 का मान चाहिए तो मैं लिखूंगा 3 बट्टा इन दोनों का सम। पढ़ा होगा ना बचपन में फिर कैसे फ्रैक्शन में यानी कैसे अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो I2 का मान कितना हो गया? 3/4 किसका? टोटल करंट का। और उसको कितना मिलेगा? टोटल करंट का 1/4। भाई 4 टुकड़े करें, 3:1 का मतलब क्या है कि आप धारा के 4 टुकड़े करोगे, 3 टुकड़े दे दोगे I2 को और 1 टुकड़ा दे दोगे आप I3 को। तो मैंने ये करा I2 निकालने के लिए 3/4 निकाला I का, और I3 निकालने के लिए करा 1/4 I का। समझ गए? अच्छा 1 शॉट चाहिए 14 का, चलो ठीक है वो देख लेंगे। चलिए ये वाला अपने को बताना है किसका डायग्राम है, जल्दी बताओ आप ही लोग बताओ किसका डायग्राम है ये, कौन सा सर्किट किसका है ये सिंबल? 2 नंबर का प्रश्न आया, ये भी 2 अंक में आया हुआ। इसके लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करना है। हद हो गई यार, इतना फर्जी क्वेश्चन। बताओ किसका डायग्राम है ये? नैंड, क्या बात है, नैंड गेट का डायग्राम है। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है इसका? A डॉट बी का बाहर निकाल दो, खत्म, ये बन गया बूलियन अलजेब्रा। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। वाओ, इतना इजी क्वेश्चन, बढ़िया। इसकी 70 सारणी भी नहीं पूछी इन लोगों ने। ओके, पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आरेख बनाना है। बहुत आसान है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, आपको पता है हम इसमें 2 डायोड यूज करते हैं। इसका नाम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी धारा का दृष्टिकरण कर देता है। ठीक है, तो 2 अपने को डायोड लेने, D1 और D2। इसमें अपन जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो मिड पॉइंट ट्रांसफार्मर होता है, मिड टैपिंग ट्रांसफार्मर या सेंट्रल टैपिंग ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हिंदी में मध्य निकासी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। 3 पॉइंट है हमारे पास में ABC। तो जब आपका A उच्च विभव पर होगा तो B निम्न विभव पर होगा, लेकिन अगर मैं BC को कंपेयर करूंगा तो B उच्च विभव पर होगा और C निम्न विभव पर होगा। तो इस केस में D1 डायोड काम करेगा, D2 डायोड बंद हो जाएगा। जब A निम्न विभव पर होगा, C उच्च विभव पर होगा, तो D1 काम करना बंद कर देगा, D2 काम करना चालू कर देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। 2 पार्ट है, जैसे ये वाला पॉजिटिव है तो इसमें कौन काम करेगा? D1, D2 बंद हो जाएगा। इसमें कौन काम करेगा? D2। इसमें कौन काम करेगा? D1। लेकिन धारा की दिशा हमेशा सेम ही रहेगी, धारा हमेशा ऐसी बहेगी, चाहे ऐसे बहाओ चाहे ऐसे बहाओ, धारा की दिशा हमेशा सेम ही रहेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। ठीक है ना? आई होप सबको याद होगा, बहुत आसान सी चीज थी। चलिए, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाना अभी बताया था, अब भी अभी क्वेश्चन आया है जस्ट राइट नाउ। ये नैंड गेट बना लिया अभी अपन ने। क्या बनानी इसकी सत्यता सारणी? वाओ, इस बार 5 नंबर का प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है। ये तो बनाना है और नीचे स्विच की तरह भी इसको समझाना है। चलिए देखते हैं इसकी सत्यता सारणी, तो आसानी है। A B A डॉट B और अपने क्या लिखना है? A डॉट B का बार 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, उल्टा हो जाएगा 1 1 1 0, बन गया, इसकी सत्यता सारणी आ गई। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे बिहेव करता है उसका सर्किट ये रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास कि डायग्राम को तो आपको याद ही होगा। इसमें अपने कोई कॉमन एमिटर ले रखा है, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक ले रखा है हमने, और एनपीएन ट्रांजिस्टर को जोड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगी VEE और यहाँ पे VCC, आप सब जानते हो, ताकि ये हो जाए आपके पास अग्र अभिनति में, ये हो जाए आपके पास पश्च अभिनति में। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर इनपुट वोल्टेज का जो मान है, जो अपन इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं, निवेशी विभव डाल रहे हैं, अगर वो निरोधी विभव से कम होगा, अगर आप जो इनपुट करंट डाल रहे हो वो निरोधी विभव से कम होगा, इस डायोड के अंदर, इसमें तो पीएन जंक्शन बन रहा है, इस डायोड के निरोधी विभव से कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग काम नहीं करेगा, मतलब इनपुट करंट आपको आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला जो डायोड है ना बी वाला, ये वर्क ही नहीं करेगा। देखो लिखा है, उस केस में IB ऑब्वियसली 0 हो जाएगा।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो इनपुट है वो किसके बराबर हो जाएगा, VEE के बराबर। अच्छा, इस केस में आईसी का मान भी 0 हो जाएगा। अगर आईसी का मान 0 तो आउटपुट करंट किसके बराबर हो, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VCC के बराबर है, क्योंकि इस केस में डायोड काम नहीं कर रहा। इस केस में डायोड काम नहीं कर रहा, डायोड बंद है पूरी, सॉरी आपका ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से बंद है। ठीक है, तो इस केस में अपन बोलेंगे कि स्विच आपका ऑफ है। ठीक है ना, क्योंकि आरएल के सापेक्ष विभव पतन 0 हो गया, क्योंकि इसके केस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। जब इधर वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, इधर विभव पतन होगा, तो आपका स्विच ऑन होगा। अभी डायोड बंद है, आपका स्विच भी ऑफ है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई विभव पतन नहीं हो रहा, क्योंकि धारा ही नहीं बह रही सर्किट के अंदर, तो विभव पतन होगा कैसे? मतलब नॉर्मल बैटरी लगी हुई है, कुछ भी नहीं चल रहा। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो निरोधी विभव से बढ़ता है तो क्या होगा? इस केस में हमारे को जो इनपुट करंट मिलेगी, VI जो मिलेगा अपने को, किसके बराबर होगा, VE माइनस IBRL, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अच्छा, इस केस में IC का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर IC का मान 0 से बड़ा है और IC का मान नियत है, कांस्टेंट है, अगर IC का मान क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, तो उस केस में V0 का मान जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो आपका 0 हो जाएगा। अब आउटपुट वोल्टेज 0 होने का क्या मतलब है कि सारा का सारा वोल्टेज किसने खा लिया, RL ने। हम ये तो चाहते हैं कि सारा का सारा वोल्टेज कौन खा ले, RL खा ले, क्योंकि RL तुम्हारा लोड प्रतिरोध है। इस केस में स्विच ऑन होगा। बहुत ध्यान से समझना, मैंने बोला था।